हेलो बच्चों, 11th क्लास में मात्रक और विमाएं हम पढ़ रहे थे। मात्रक और विमाओं में हमने काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया था पिछले क्लासेज में। आज ये जो हमारी उसी रूटीन में क्लास है, इसके बाद हम त्रुटियां पढ़ेंगे। तो आज हमें ये पढ़ना है कि भाई एक मात्रक प्रणाली से हम कैसे किसी संख्याओं को, कैसे किन्हीं मात्रकों को दूसरी मात्रक प्रणाली में बदल देते हैं। जैसे हम एमकेएस से सीजीएस में कैसे बदलेंगे, एसआई से सीजीएस में कैसे बदलेंगे, इन चीज़ों के बारे में इनके बेस्ड दो चार क्वेश्चन करेंगे। हालांकि मैंने ये तरीका आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि किस तरीके से करते हैं, तो उस तरीके को ही आज हम प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन्हें सोल्व करना है। देखिए, एक क्वेश्चन हमने वैसे तो कल डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर आज डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एक न्यूटन जो है उसको हमें डाइन में बदलना है। किस में बदलना है? डाइन में। तो ये जो एक न्यूटन है वो कितने डाइन के बराबर होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। दो तरीके बताऊंगा कैसे करना है, देखना। देखो, एक न्यूटन है, इसका एक तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था कि भाई N1, और यहां हमारी विमा आ जाएगी M1, L1 और T1। ये हमने पढ़ लिया था। इसकी जो भी पावर है ए, बी और सी, यहाँ ए, बी और सी, इसके बराबर हमने पढ़ लिया था कि N2, और ये हो जाएगा हमारे पास M2, L2 और T2। ये भी पावर जो है वो ए, बी और सी। देखिए, पावर दोनों में हमने M1, M2, L2 इन सब में पावर हमने बराबर रखी। पावर इसलिए बराबर रखी है बच्चों क्योंकि विमाएं कभी भी चेंज नहीं होती। इस बात पर कल भी हमने गौर किया था, फिर बता रहा हूं कि कभी भी मात्रक प्रणाली चेंज हो सकती है, संख्यात्मक मान बदल जाएगा जैसे ही एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में जाएगा। तो परंतु विमाएं उसकी कभी भी चेंज नहीं होती है, विमाएं चेंज नहीं होती है। तो अब देखिए, यहाँ N1 तो आपको दे रखा है, कितना है? 1 न्यूटन है। तो ये N1 तो हो गया 1 गुणा न्यूटन है, इसका मतलब ये मात्रक जो है वो किसका है? बल का है। किसका मात्रक है? बल का। और हम जानते हैं भाई बल की जो विमा होती है, एक बार मैं आपको डिराइव करना भी बता दूं इधर साथ का साथ ही। बल की जो विमा होती है वो किस तरीके से लिखते हैं, देखो। बल होता है भाई F बराबर एम ए। बल क्या होता है? F बराबर एम ए। एक बार ध्यान से देखना। एम जो है वो तो हो गया आपका क्या? द्रव्यमान। और द्रव्यमान खुद क्या है? मूल भौतिक राशि है बच्चों। कैसी राशि है? मूल भौतिक राशि है। तो इसको हम लिखेंगे एम। कितनी बार आया है? एक बार आया है, M1 लिख दिया। तो ये तो हमारे पास विमा आ गई। अब हमें सोल्व करना है इस त्वरण को। त्वरण होता है वेग अपोन में समय। वेग होता है विस्थापन अपोन में समय। तो समय और समय दो बार आ जाएगा। कुल मिला के इसको मैं लिख सकता हूं विस्थापन अपोन में समय का स्क्वायर। और ये जो विस्थापन है बच्चों, ये है लंबाई, एक तरीके की क्या है? लंबाई। और जो लंबाई है वो मूल भौतिक राशि है, और लंबाई को हम विमा में एल से पुट करते हैं। किससे पुट करते हैं? तो ये हो गया आपका एल। कितनी बार आई है? एक बार, तो L1। क्या हो गया? L1। ये तो हो गई ऊपर वाली बात। अपोन में समय टी स्क्वायर। समय खुद मूल भौतिक राशि है, टी से व्यक्त करते हैं। तो ये टी घात कितनी है? दो, दो बार आई है तो T2 हो गया। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई M1, L1 और T ऊपर आएगा तो T की पावर -2। ये हमारे पास विमा बन जाती है। किसकी बन जाती है बच्चों? बल की। और हमने यही पढ़ा था कि किसी भी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि की घातों के रूप में व्यक्त करना ही क्या होती है? विमा होती है। किसी भी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि की घातों के रूप में व्यक्त करना ही क्या होती है प्यारे बच्चों? विमा होती है। और ये विमा हमने इस बल को, ये एक भौतिक राशि है, इसको हमने देखो मूल भौतिक राशि, द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों ही मूल भौतिक राशियां हैं। कैसी है? मूल भौतिक राशियां। और इन्हें हमने व्यक्त कर दिया किस रूप में? मूल भौतिक राशि के रूप में व्यक्त कर दिया। तो जब हम इन्हें मूल भौतिक राशि की घातों के रूप में व्यक्त कर देते हैं तो वही उस भौतिक राशि की क्या बन जाती है? विमा बन जाती है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, अभी आपको समझ में आ गई होगी। और ये चीज़ तो हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले से ही आपको पता होना चाहिए क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं यहाँ न्यूटन यानी बल की विमा लिख देता हूँ M1। तो ये M1 जो है वो आपका M1 हो गया। L1 जो है वो हो जाएगा L1। और T1 जो है वो बच्चों हो जाएगा आपका -2। इधर से N2 ये तो हमें ज्ञात करना है, और ये हो जाएगा आपका M2। इसकी पावर तो 1 ही होगी, एक बार ही आया है।
L2 ये भी 1 होगी और T2 ये -2 होगी। अब देखिए यहां हमें ये पहचानना है कि भाई जो ये हमने M1 L1 और T1 ये जो चीजें हमने लिखी हैं ये बच्चों क्या है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हमने लिखी है ये एसआई मात्रक पद्धति है। कौन सी मात्रक पद्धति है बच्चों? एसआई मात्रक पद्धति। तो M1 L1 और T1 जो हमने काम में लिया है वो एसआई मात्रक पद्धति है। और वहीं अगर मैं ये बात करूं M2 L2 और T2 इनकी, तो ये हमारे पास क्या है भाई? ये सीजीएस मात्रक पद्धति है। कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि भाई न्यूटन जो है वो तो बल का ऐसा ही मात्रक है। तो ये जो पहले हम रख रहे हैं N1 के साथ U1, ये तो N1 एक और ये U1 मात्रक उसका, तो ये हो गया मात्रक। तो ये सारी की सारी जो प्रणाली है किसमें? एसआई में। फिर ये N2 ज्ञात करना है हमें, N2 तो ज्ञात करना है। और ये M2 L2 T2 ये डाइन में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं? डाइन में। तो बच्चों जो डाइन है वो सीजीएस मात्रक प्रणाली में बल का मात्रक होता है। चलिए यहां से मैं ये कह दूं भाई हमें करना है ज्ञात N2, तो N2 बराबर 1 से तो मल्टीप्लाई होगा तो कोई मतलब नहीं है, 1 ही रहना है। ये M1 इसको मैं ऐसे लिख दूं, चलो एक बार एक स्टेप और बढ़ा देंगे, L1 और T1 -2 और अपोन में आ जाएगा क्या बच्चों? M2 L2 T -2 ये आ जाएगा अपोन में। अब देखिए इसको हम सोल्व कर देते हैं। देखिए ये जो N2 है उसको मैं ऐसे लिख दूं, M1 अपोन में M2 की पावर 1, M1 अपोन में M2 की पावर क्या होगी? 1। वैसे ही L1 अपोन में L2 इसकी भी पावर जो है वो क्या हो जाएगी? 1। और वैसे ही T1 अपोन में T2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी? -2। अब देखिए हम इनकी जो मात्रक प्रणाली है उसको रखते हैं। देखिए N2 जो है वो होगा आपका M1 किस में होगा? किलोग्राम में। और किलोग्राम को मैं लिख देता हूं भाई 1000 ग्राम। क्या लिख दिया? 1000 ग्राम। और M2 सीजीएस मात्रक प्रणाली है तो M2 को क्या रख देंगे हम? ग्राम में ही। किस में रखेंगे? ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और एक स्टेप चलो और बढ़ा देते हैं इसकी, वो हम ऐसे पुट कर देते हैं। मैं यहां लिख देता हूं भाई ये तो किलोग्राम में है जबकि ये किस में है? ग्राम में। 1 ये मीटर में होगी ऊपर वाली एसआई पद्धति में, जबकि ये जो है वो आपकी सेंटीमीटर में होगी सीजीएस पद्धति में। यहां ये भी सेकंड में होगी और सीजीएस पद्धति भी सेकंड में ही आती है। ठीक है यहां तक। अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम अपोन में ग्राम पावर 1। वैसे ही 100 सेंटीमीटर अपोन में सेंटीमीटर। ऊपर वाली राशियों को कन्वर्ट कर रहे हैं केवल और केवल सीजीएस में। और वैसे ही सेकंड तो सेकंड ही रहना है, इसमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं आना। देखिए ये दोनों कट जाएंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहां पर N2 बराबर 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 2। कुल मिला के मैं N2 बराबर लिख सकता हूं 10 की घात 5। यानी आपके पास यहां N2 की वैल्यू आ गई, वो किसके बराबर है? 10 की घात 5। तो देखिए ये N1, पेन चेंज ले लेता हूं ताकि आपको पता चले। ये जो है वो क्या है? N1। ये आपका U1, ये यहां जो होगा वो N2 और यहां जो है वो U2। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करना था? N2 ज्ञात करना था। और N2 कितना आ गया हमारे पास? 10 की घात 5। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की घात 5 डाइन के। 1 न्यूटन बराबर होता है किसके? 10 की घात 5 डाइन के बराबर। फटाफट इसे देखें, वापस करने की कोशिश करें, देखें। चलें अगले क्वेश्चन। वैसे ही मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि भाई 1 जूल किसके बराबर होता है या कितने अर्ग के बराबर होता है? 1 जूल जो है वो कितने अर्ग के बराबर होता है? आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सिंपल हम उसी तरीके से चलेंगे। चलो भाई जूल जो है वो कार्य का मात्रक है। किसका मात्रक है? कार्य का। और इसकी अगर विमा लिखूं मैं तो विमा कुछ इसकी इस तरीके से आएगी। अब सीधा ही चल रहे हैं, M1 L2 T -2।
ये 1 है, 1 है, 1 है, गुणा में n1 है, इधर n2, और यहां आ जाएगा आपका m2, l2, t2, और जो पावर है वो 1, 2 और -2 सेम ही रहनी है, चेंज नहीं होनी है। तो हमने सीधा सीधा क्या कर दिया भाई, विमाएं नहीं बदलती है, विमाएं नहीं बदलती है, तो दोनों की विमा बराबर रख दी। हमें सिर्फ n2 का मान ज्ञात करना, और n1 आपको कितना दे रखा है, 1। n1 कितना दे रखा है, 1। तो मैं यहां गुणाई कर देता हूं इसको, n1 को, ये n1 दे रखा आपको 1, कितना दे रखा है बच्चों, 1 गुणा n1। ठीक है, अब देखिए यहां से ये हटता नहीं है क्या, सीधा हट गया था। चलो यहां से हम देख लेते हैं भाई, n2 जो है वो हो जाएगा आपका m1 पावर l1 पावर t1 -2, और यहां से ये आ जाएगा आपके पास m2 l2 t -2। इसको और हम सोल्व करके ऐसे लिख सकते हैं, n2 बराबर m1 अपोन में m2 की पावर 1, l1 अपोन में l2 की पावर 2, और t1 अपोन में t2 की पावर -2। इसको देखो हम एक इजी तरीके से भी देख लेंगे, अगर हमें मात्रक पहले से आता है तो हम सीधा भी करेंगे। पहले मैं इस प्रोसेस से आपको बताता हूं, देखिए फिर क्या करना है। हाँ भाई, हमने ये पहले देख लिया था कि जो m1 l1 t1 है ये आपका SI पद्धति है, और जो m2 l2 t2 है ये आपकी CGS पद्धति होगी। कौन सी पद्धति होगी, CGS पद्धति होगी। आइए फिर सोल्व करते हैं। तो हमारे पास n2 बराबर m1, m1 यानी द्रव्यमान है, m1 यानी क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान किस में होगा, किलोग्राम में, ये किलोग्राम। CGS पद्धति है m2, तो वहां द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में, और पावर कितनी है, 1। L लंबाई मीटर में होगी, L2 CGS पद्धति में किस में होगी, सेंटीमीटर में, और पावर कितनी है, 2। समय t1 सेकंड में होगा, और CGS में भी समय किस में होना है, सेकंड में, तो -2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम कन्वर्ट कर देते हैं इन राशियों को। 1 किलोग्राम को लिख दूं 10 की घात 3 ग्राम, और अपोन में क्या है, ग्राम, इसकी पावर 1। मीटर को लिख दूं 10 की घात 2 सेंटीमीटर, और अपोन में क्या है, सेंटीमीटर, और पावर इसकी कितनी है, 2। और सेकंड तो सेकंड ही है, उसमें तो कोई भी परिवर्तन नहीं आना है। देखो बहुत इजी हो गई ये चीजें। अब देखिए काट देते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास n2 बराबर 10 की पावर 3 गुणा 10 की पावर 3 गुणा, क्योंकि घात एक ही है तो 10 की पावर 3 ही रहेगा, गुणा में 10 की पावर, देखो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं भाई n2 जो है वो कितना हो गया, 10 की घात 7। यानी हमारे पास n1 है, u1 है, u2 है, केवल हमें n2 ही ज्ञात करना था। n2 का जो मान है वो कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 10 की घात 7 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल जो है वो कितने अर्घ के बराबर है, 10 की घात 7 अर्घ के बराबर है। ये विश्लेषण द्वारा मात्रक प्रणालियों का रूपांतरण है, मात्रक प्रणालियों का रूपांतरण है। अब देखिए अगर आपको सीधा ही करना होता इसे तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते थे। यहां देखें ध्यान से, देखो हमें पता होना चाहिए, ये कह रहा है भाई 1 जूल, क्या कह रहा है, 1 जूल, और ये कितने अर्घ के बराबर होता है, हमें ये पता होना चाहिए। अर्घ CGS मात्रक है, जूल SI मात्रक है। कौन सा मात्रक है, SI। हमें ये भी पता होना चाहिए जूल किसका मात्रक है, कार्य का। अगर विमा नहीं पता है तो किसका है, कार्य का। तो ये हो गया आपका क्या, कार्य। और जो कार्य है वो होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। देखिए बल की विमा हमें पता है भाई क्या होती है, m1 l1 t -2, और जो विस्थापन है उसकी विमा होती है L1। यही विमीय सूत्र होता है। चलिए विमीय सूत्र मान लो इनका भी पता नहीं है हमें, तो हम इस बल को लिख सकते हैं न्यूटन में। किस में लिख सकते हैं, न्यूटन में। और ये जो विस्थापन है वो किस में हो जाएगा, मीटर में। बल तो हो जाएगा किस में, न्यूटन में, और विस्थापन किस में हो जाएगा, मीटर में। और जो बल है इसको अगर हम और कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और साथ में मीटर और विस्थापन वाला तो वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर।
अब देखिए इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, किलोग्राम जो है वो हो जाएगा 10 की घात 3 ग्राम, मीटर जो है वो हो जाएगा 10 की घात 2 सेंटीमीटर। इस पूरे का करना है वर्ग, तो कर दिया वर्ग, अपोन में सेकेंड स्क्वायर है वो चेंज नहीं होने वाला है। फिर हम लिख सकते हैं भाई 10 की घात 3 गुणा में ये 10 की घात 2 की होल पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 4, और यहाँ आ जाएगा ग्राम और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर तो कन्वर्ट होता ही नहीं है, तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपोन में सेकंड स्क्वायर। ये जो मान है उसे कहते हैं डाइन। क्या कहते हैं? डाइन। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं 10 की घात 7 डाइन, यानी हमारे पास मान क्या आ गया, डाइन नहीं, अर्ग कहते हैं। अर्ग, ये जो मान है वो कितना आ गया, अर्ग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो 1 जूल है वो 1 जूल किसके बराबर हो गया, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर हो गया। आप इस तरीके से भी इन्हें सोल्व कर सकते हैं, दोनों ही दिक्कत नहीं है, दोनों ही तरीके से आप सोल्व इन्हें कर सकते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं गुरुत्वीय नियतांक की। अगली स्लाइड ले लेते हैं, उसमें हम बात करते हैं किसकी, गुरुत्वीय नियतांक की। देखो हमने ये पढ़ा था कि भाई जो गुरुत्वाकर्षण है वो गुरुत्वाकर्षण उन सभी पिंडों के कारण होता है जिनका अपना द्रव्यमान होता है। तो जिन भी पिंडों में, जिन भी व्यवस्थाओं में, जिन भी चीजों में द्रव्यमान होगा उनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा। तो अगर कोई दो पिंड हैं जिसको हम मान लेते हैं भाई एक m1 है और दूसरा m2 है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इन दोनों के मध्य वो लगता है इन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो कैसा होता है, समानुपाती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिस पिंड का जितना ज्यादा द्रव्यमान उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा लगेगा। अर्थात पिंडों का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो गुणनफल बढ़ जाएगा, और गुणनफल बढ़ेगा तो उनके बीच में कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बढ़ जाएगा। जो पिंड जितना ज्यादा द्रव्यमान रखेगा वो उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल भी लगाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि भाई जो पिंड है उनका अगर द्रव्यमान बढ़ाया तो गुणनफल बढ़ेगा, और गुणनफल बढ़ेगा तो उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी बढ़ेगा। अगर पिंडों का द्रव्यमान कम कर दिया जाए तो उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी घटेगा। यानी ये उनके दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के कैसा हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा बच्चों। कैसा हो जाएगा, समानुपाती। और यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही उन पिंडों की मध्य की दूरी बढ़ाते हैं, जैसे ही उन पिंडों के मध्य की दूरी बढ़ाते हैं, बीच में काम करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी घट जाएगा। दूरी बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान घट जाएगा। जैसे जैसे हम पिंड से दूर जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्षीण होता जाता है, कमजोर होता जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो बल है वो होता है उन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अब इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि F समानुपाती m1 m2 अपोन में r स्क्वायर, m1 m2 अपोन में r स्क्वायर। और अगर हम बात करें कि भाई ये समानुपातिक चिन्ह मुझे हटाना है, समानुपातिक चिन्ह हटाओगे तो यहाँ एक g आ जाएगा। क्या आ जाएगा, g। और ये जो g है बच्चों, जहां ये g ही गुरुत्वीय नियतांक होता है, इस g को ही क्या कहते हैं, गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। जी को ही क्या कहते हैं बच्चों, गुरुत्वीय नियतांक। अगर आपको यहां से जी का मात्रक निकालना है, क्या निकालना है, जी का मात्रक, आपसे ये पूछा जाए गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक क्या होगी, विमा क्या होगी, तो अगर हमें गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक निकालना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जी बराबर, इसको अकेला कर दो, जिसका मात्रक निकालना है उसको अकेला कर दो। जी बराबर एफ तो यहाँ पड़ा है, साथ में आर स्क्वायर आ गया इधर, और m1 m2 जो इसके गुणा में थे वो चले गए अगली संख्या के भाग में। तो यहां से हम लिख सकते हैं भाई ये जो जी है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपोन में द्रव्यमान, और द्रव्यमान यानी किलोग्राम स्क्वायर होगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 ऊपर लेके आ जाते हैं। देखिए ये हमने क्या ज्ञात किया है, गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक ज्ञात किया है। ये क्या प्राप्त हुआ है हमें, गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक। अब देखिए गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक,
अब देखिए जो हमारे पास गुरुत्वीय नियतांक है इसका मान होता है भाई 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। और आपसे ये पूछा जाता है कि इसका सीजीएस में मान ज्ञात करें या सीजीएस मात्रक पद्धति में इसको कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस मात्रक पद्धति में इसको कन्वर्ट करना है। चलिए पहले तो मैं इसको सीधा ही बता देता हूं आपको कि कैसे करना है। देखिए ये जो मान है वो हमारे पास है g बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं भाई एक न्यूटन जो है SI मात्रक वो होता है 10⁵ डाइन के बराबर। किसके बराबर? 10⁵ डाइन के बराबर। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए क्या कर देते हैं, ये जो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन की जगह मैं लिख दूं बच्चों क्या? 10⁵ डाइन लिख सकता हूं। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन। तो न्यूटन की जगह लिख देता हूं 10⁵ डाइन। मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 10⁵2 सेंटीमीटर। इसका पूरे का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अपोन में किलोग्राम, किलोग्राम को 10⁵3 ग्राम लिख दूं और पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। क्लियर हो गई? वापस देखो इसे, यहां तो क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार फिर से देखो इसे ध्यान से, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। हो गया? देखो भाई न्यूटन था, न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन, सीजीएस में बदल दिया। मीटर था, 1 मीटर बराबर 10⁵2 सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दिया। 1 किलोग्राम बराबर 10⁵3 ग्राम और इसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर लिख देते हैं g बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और 10⁵5 हैं तो गुणा कर देते हैं इसको 10⁵5 से, गुणा कर देते हैं 10⁵4 से, और यहाँ तो मैं लिख दूं डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपोन में मैं लिख दूं यहाँ पर 10⁵6 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 10⁵5 और 10⁵2, 2 की पावर 4 है, ब्रैकेट के ऊपर है तो गुणा कर दिया और 4 हो गया, बाहर ले लिया। डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर को अलग लिख दिया, अपोन में 10⁵6 ग्राम लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। g बराबर 6.67 इंटू, अब देखिए ये है यहाँ पर 5 और 4 9 और अपोन में 6 तो 3 बच जाएंगे, और 3 प्लस के और माइनस के 11 तो रहेगा 10⁻⁻8 और ये हो जाएगा आपका डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम का भी तो स्क्वायर है तो ग्राम स्क्वायर होगा, यहां भी हो जाएगा ग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास इसका कन्वर्जन हो गया किसमें? सीजीएस पद्धति में। कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। ये इनका कन्वर्जन हो गया सीजीएस पद्धति में। अब देखिए ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत इजी सी चीज थी, ज्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है इसमें। देखो आप एक बार आराम से इसको। एक क्वेश्चन आपको और देता हूं मैं। क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम स्मॉल g से लिखते हैं, इसका जो मान है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, को हमें कन्वर्ट करना है फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में। किस में बदलना है? फीट प्रति सेकंड स्क्वायर में। और ये मान बदलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं। तो बच्चों 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। कितने? 3.28 फीट। चलिए फिर कन्वर्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 9.8 गुणा 3.28 और ये हो जाएगा आपका किसमें? फीट प्रति मीटर, सॉरी प्रति सेकंड स्क्वायर, फीट प्रति सेकंड
स्क्वायर। अब इनको आप गुणा कर दीजिए और गुणा करोगे तो ये लगभग जो मान है वो आना 31 पॉइंट समथिंग, जिसको हम मान के चल जाते हैं कि भाई ये लगभग जो मान है वो हो जाएगा आपका 32 फीट प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये भी क्वेश्चन करने की कोशिश करें। कुल मिला के अभी हमने मात्रक और मात्रक पद्धतियों का रूपांतरण पढ़ लिया है। अगली क्लास जो हमारी होगी उस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रुटियों के बारे में। अब हम त्रुटियों को लेके चलेंगे। तत्पश्चात जैसे ही त्रुटियां खत्म हो जाएगी उसके बाद कुछ सार्थक अंक, और बाद में हमें पढ़ना है पूरा का पूरा जो इसके बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कैसे क्वेश्चन नीट IIT में पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।